जंगल जिंदाबाद। चल चल मेरे हाथी वो मेरे साथी। पेड़ की दरख्त खानी तो पेड़ ही गिरा देगा। हाथीज बीइंग हाथी। किस्सा यूं था कि सूबेदार की हथनी घूमती थी, तब तक टाइगर ने सूबेदार जी के कंधे पे पैर रखा और उनका सर ही खोल दिया। ओहो। ग्राउलिंग कर रहा है कि जैसे कोई एक खिताब जीत लिया हो, कोई बड़ा सा एक ट्रॉफी उसके हाथ में आ गई हो। इनकी हथनी जो घूमती थी उतना गुर्राना शुरू की। तो वो बुला रही है उसे कि आके बैठ जाओ मेरे ऊपर, बचा सकती हूँ। 6-7 सर्जरी हुई तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको टाइगर से तो बहुत डर लगता होगा। तो मुझे भी बहुत डर लगता है। थोड़ा सड़ा है निकल कर और दौड़ाना शुरू। आपकी पता वो पैर निकली कर दिया। पूरी हाथी कांप रही, कर तर 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 तर, और एक आवाज हाथी ने पादा है और यादगार बदबू। और हाथी बहुत ही प्यारा जानवर है। सबसे कमीनी अगर कोई प्रजाति है ना वो इंसान है। शेर मार के वो शेर खां हो जाएंगे, हाथी मार के हाथी खां हो जाएंगे। शेर खान तो अब एक ही है। जो सड़ा हुआ सेब भी गिरता होगा ना उससे भी सड़ा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ है। तो भूखाड़ फाड़ फाड़ के रो रहा था वो, कह रहा था ले आओ इसको पकड़ के इंसान, मैंने इसे चीर देना छोड़ना नहीं। 8 साल से और आज पहली बार दिखा। उसके घर वाले सब चुप रो रहा था कि 8 साल के बाद दिखा है। हाथी जब गुस्से में आता है ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। हाथी कहीं पे भी घुसता है क्योंकि उसको फियरलेस जानवर है, उसको डर किसी चीज़ का नहीं है। आप कभी जंगल गए कॉर्बेट वगैरह? टाइगर देखा? नहीं। तो एक मानना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ये मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला है क्योंकि एक किस्सा मेरे यहाँ पे आता है। हेलो नमस्कार आदाब। शेर खान के दूसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि पहले एपिसोड जिसमें हमने टाइगर की बात की थी उसे आपने बहुत सराहा, बहुत सारी मोहब्बतों से नवाजा, शायद हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये हमारे सफ़र की एक शुरुआत है और आगे ये सफ़र और इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खानचा हमें और ज़्यादा कुछ एडवेंचरस और मज़ेदार किस्से सुनाएंगे, वो किस्से जो उन्होंने अपनी आँखों से अपने सामने होते हुए जंगल में देखे हैं। तो आज हम दूसरे एपिसोड में फिर से हाजिर हैं लेकर हाथी के किस्से, और ये किस्से सुनाने के लिए हमारे साथ खानचा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज फिर से वक्त देने के लिए खानचा। तो इससे पहले कि मैं अपने बारे में या शो के बारे में कुछ और बातें बताऊं, मुझे लगता है जल्दी से शो पे आते हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपके किस्सों को। सोच रहे थे इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। तो वो सब पता है लोगों को। अब आप ये बताइए कि हम हाथी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हाथी के साथ आपका तजुर्बा कितना रहा है? क्या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट्स में या जंगल में वक्त गुजारते हुए कभी आपकी ऐसी कोई नज़दीकियाँ रही हैं? हाँ बिल्कुल, हाथी से मेरा अच्छा खासा मिलना जुलना रहा है, वाइल्ड से भी और डोमेस्टिक से भी। डोमेस्टिक यानी पालतू से भी। ओके। तो आज जो हम सबसे पहले थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद भाई कमाल कर दिया शेर खां के दर्शकों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कुछ आ जाएगा और शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ेगा। बट जितना प्यार और जितने उससे हौसला अफजाई हमारी हुई है, 3 गुना ज़्यादा करंट बढ़ गया। लग रहा था आज रिकॉर्डिंग आज क्यों 2 दिन पहले ही कर डालो। हाथी के आज सारे किस्से सुना डालो। बहुत सारे किस्से अभी आपको हम सुनाएंगे। हाथी पे बात करूँ तो मैं मेरे ख्याल से 10 घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, डिटेल में जाएंगे हर कहानी के। हाथी भी कम से कम 6 किस्से अभी आने वाले वक्त में हम और सुनाएंगे। आज जो हाथी भी हम बात करेंगे वो लेजेंडरी हाथी जिनको दुनिया याद करती है। अच्छा। वो हाथी जिनके बड़े नायाब किस्से हैं और उनके महावत जो उनके साथ रहे। तो अगेन ये किस्सा जैसे कॉर्बेट का ही है जो मैं सुनाऊंगा, सूबेदार अली और निसार महावत की, और उनकी हथनी फूल कली और गोमती की। फूल कली और गोमती नाम होते थे, बड़ी प्यारी हथनी। फूल कली की तो मैंने सवारी की है, गोमती की नहीं की है। बहुत ही मिलनसार मैं कहूँगा एक हथनी होती थी जो कि अब नहीं है। 1941 में उनका जन्म हुआ था और 2006 में वो इस दुनिया से विदा ले लिया था उन्होंने। तो उनका वो मकबरा भी बना हुआ है। तो जब हम बात कर रहे होंगे, वो पिक्चर भी मैंने इस बार बाय रिकॉर्ड फॉर द रिकॉर्ड मैंने निकाल लिया है कि उसको लगा दिया जाएगा। सो आज बात जो होगी हाथियों पे होगी। तो शुरू करते हैं एपिसोड। तो आज शुरू कर रहे हैं हाथी का ये एपिसोड। और जमशेद भाई हमने जैसे 3 ताल में हम करते हैं जय हो जय हो जय हो, इसमें भी होना चाहिए लेकिन थोड़ा अलग एक टिंच, एक अलग वो देने के लिए हमने बोला है कि जंगल जिंदाबाद। यहाँ से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले हाथियों पे हम बात आते हैं कि हिंदुस्तान में कितने हाथी हैं वगैरह वगैरह, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में करीब
25 से 30 हज़ार के करीब हाथियों की संख्या है। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। और हाथी बहुत ही समझदार जानवर है, बट जब खाने पे आता है तो डिस्ट्रक्टिव मैं बोलता हूँ उसको। अगर आप कह रहे थे कि वो जितना खाता है उससे ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। पेड़ की दरख्त खानी तो पेड़ ही गिरा देगा पत्तों के चक्कर में, हमें ऐसा लगता है, बट एट द एंड वो बैलेंस ही होता है जंगल हाथी का। बीइंग हाथी बस। हाँ। और एक हाथी दिन भर में 16 से 18 घंटे सिर्फ खाता है। 2 घंटे वो 2-2.5 घंटे सोता है बस। अच्छा। और हाथी की समझदारी ये है, सबसे अच्छी बात कि जितनी उम्र इंसान की होती है लगभग उतना ही हाथी का भी होता है। ओके। एक हाथी का मतलब, एक हाथी जो वाइल्ड में होते हैं वो 65 से 75 साल तक जी सकते हैं। और कैप्टिव में है तो 5-10 साल आगे पीछे और बढ़ा लीजिए, क्योंकि फिर उनको इतनी एफर्ट मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने खाना देते रहते हैं। जू में जैसे जो हाथियों को आप देखते हैं उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो जंगल वाले हाथी होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी देखरेख अच्छी होती है या कोई और वजह है? यार अब आप ही देखो ना, अभी आपको मैं राजस्थान के पहाड़ में छोड़ दूँ तो आप हो सकता है हफ्ते भर मर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको शहर में पिज़्ज़ा बर्गर सब मिल रहा है, एसी ओसी, दवा दारू, टाइम पे पानी खाना, तो आप लंबी ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि वहाँ तो उसे वो करना पड़ता है ना, शिकार अपने करना वो पड़ेगा, of course। शिकार नहीं करता हाथी भाई, मतलब हाथी को अपने लिए पेड़ पत्ते तोड़ने होते हैं। हाथी पसंद करता है कि जिस इलाके में पानी हो, पानी के करीब रहना पसंद करता है। हाथी एक बार अगर सूंड लगाता है तो 8 से 10 लीटर पानी तक वो खींच लेता है। और हाँ, हाथी 3 से 4 दिन प्यासा भी रह सकता है। अच्छा। तो एक बहुत ही समझदार और बड़ा इमोशनल जानवर होता है। हाथी रोते हैं, अपनों के मरने पे वो रोते हैं और उसको दफन भी कर देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी जो पुरानी याददाश्त में सबसे पहले हाथी को रोते हुए हमने हाथी मेरे साथी फिल्म में देखा था। राजेश खन्ना साहब की राजेश थी। खन्ना साहब थे, और वो नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया एंड में जब वो मरते हैं, लेकिन उस गाने का वो भी था, चल चल मेरे हाथी वो मेरे साथी। तो कमाल की मूवी थी वो, और बिल्कुल सही दिखाया था उसमें इमोशन और सारा कुछ। हाथी उतने ही इमोशनल होते हैं। हाथी और महावत की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि आज जो मैं किस्सा सुनाऊंगा सूबेदार अली की, तो कैसे उसने अपने मालिक की जान बचाई एक मैन ईटर टाइगर से जी। तो सबसे पहले आते हैं निसार मियाँ पे। निसार मियाँ से मेरा तारुफ हुआ 2002 में, अपनी हथनी फूल कली पे थे। फिर 6 में तो वो चली गई थी फूल कली इस दुनिया को बाय बोल के। और हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं असलम साहब, असलम वारसी उनका नाम है, बहुत ही पुराने वाइल्ड लाइफर हैं। बल्कि इस कहानी के लिए मैंने उनकी मदद भी ली, कुछ जानकारी मुझे चाहिए थी फैक्ट्स वगैरह पे, जो मुझे फौरी तौर पे याद थे, और उनके भी किस्से हैं। और तो मेरी फूल कली से मुलाकात हुई, और निसार बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे इंसान। ढिकाला में पहले क्या था कि हाथी पे बैठ करके आप जाके टाइगर की साइटिंग कर सकते थे। 250 रुपये या 300 रुपये पर पर्सन लगता था, और एक हाथी पे 4 आदमी बैठ के ऐसे वहाँ पे 5-6 डोमेस्टिक एलिफेंट, घरेलू हाथी होते थे, जिसपे एलिफेंट सफारी हम कराते थे, मतलब जंगलात और कराते थे। तो मैंने भी उस हथनी पे बैठ करके राइड ली है। एक बार मैंने ढिकाला चौड़ में साइटिंग भी की है टाइगर की। और फूलकली किस्सा ये था कि वो टाइगर से डरती नहीं थी, और वो टाइगर को स्मेल करती थी, सूंघती थी। और जब टाइगर के करीब पहुंचती थी, सूंघ उठा करके इशारा करती थी, ऐसे हाथी सूंघ उठता था कि इस इलाके में है, तो थोड़ा और आगे दिख जाता था। बाकी हथनियों के मुकाबले फूलकली थोड़ी ज़्यादा दलेर थी, तो टाइगर के सबसे ज़्यादा करीब जाने वाली हथनी फूलकली होती थी। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, एक हद होती है किसी चीज़ की, जैसे हम इंसानों को कोई हद नहीं होती। मैं आपके म्यान में कितना भी घुस सकता हूँ, मतलब बेइज्जती पे आ जाऊँ, लड़ाई पे आ जाऊँ, बट हथनी एक लेवल तक टाइगर के करीब जाती है, उससे ज़्यादा उसको पता है मैं गई तो ये चार्ज कर देगा, अटैक कर देगा। तो फूलकली की एक किस्सा ये था कि वो इतनी स्मार्ट थी। एक किस्सा है कि आप कभी जंगल गए कॉर्बेट वगैरह, टाइगर देखा? नहीं। तो एक मानना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा ये मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया। नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि किस्सा मेरे यहाँ पे आता है। अच्छा। किस्सा ये है कि ऐसा जंगल में मानते हैं, किसी भी जंगल में अगर जाते हैं टाइगर देखने के लिए, तो कई आदमी को टाइगर नहीं दिखा। एक किस्सा था, एक आदमी, नाम मुझे याद नहीं क्योंकि लोगों ने बताया था, वो बंदा 8 साल से जंगल जा रहा है, उसको टाइगर नहीं दिख रहा है। और जब दिखा था उसे
तो भुखाड़ फाड़ फाड़ के रो रहा था। वो कह रहा था ले आओ इसको पकड़ के मिसान, मैंने इसे चीर देना छोड़ना नहीं, 8 साल से, और आज पहली बार दिखा। उसके घर वाले सब चुप, रो रहा था कि 8 साल के बाद दिखा है। तो ऐसे किस्मत वाले भी होते हैं, बदकिस्मत जो होते हैं, जिनको टाइगर ने 8 साल तक नहीं दिखा। असलम भाई वो आदमी है जो मतलब ढिकाला तब से जब टेंट लगा करते थे। अच्छा, पुराने आदमी, बहुत पुराने, जितना पुराना जंगल का होगा उतने पुराने असलम भाई में। और बहुत ही बड़े वाइल्ड लाइफर मैं कहूँगा, शांत और बहुत ही डिसिप्लिन। मतलब हम तो फिर भी जा कर के उत्पात थोड़ा मचा लेते थे, असलम भाई कभी ना उसके खिलाफ रहते थे। तो किस्सा यूँ था कि असलम भाई के एक दोस्त नोएडा में ही रहते हैं वो, और बात थी ये 2001-2 के बीच की। अच्छा, नाम नहीं लूँगा उन साहब का, मान लीजिए उनका नाम शहनवाज था। तो शहनवाज को उन्होंने शहनवाज ने बोला यार मैं जितनी बार गया हूँ मैं टाइगर नहीं देख पाया, मनहूस आदमी हूँ मैं। उन्होंने कोई बात नहीं, चल यार मेरे साथ चल, मैं दिखा रहा हूँ, साइटिंग होगी, चलेंगे। तो वो 3 रात 4 दिन, यानी 3 रात 4 दिन जंगल में रहे उनके अपने दोस्त के साथ असलम भाई। उनको टाइगर नहीं दिखा, जबकि असलम भाई का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी गए उनको टाइगर दिखा है। लेकिन जब इनकी किस्मत जुड़ी तो इनकी किस्मत भी फूटी, नहीं दिखा। इन्होंने दोबारा ले गए। तो खीनानौली एक गेस्ट हाउस है कॉर्बेट के अंदर, जो कि VIP गेस्ट हाउस है, जहाँ पे 3 कमरे हैं। पूरा गेस्ट हाउस आप ले लीजिए और बिल्कुल प्राइम एरिया में है। हालांकि डिकाला मेन मैं मानता हूँ, बट उस जगह पे है कि आपकी प्राइवेसी है। और सामर रोड, राम सिंह रोड, ये काफ़ी एरिया वो है जहाँ पे टाइगर दिखने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे ये रुके थे अपने दोस्त के साथ असलम भाई दूसरे ट्रिप में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि खिनानौली के पीछे ही, मतलब थोड़ा आगे जाकर के जंगल में एक टाइगर ने किल किया था। तो हाथी से जो जा रहा दिख रहा था, क्योंकि टाइगर जब किल कर देता है तो उसे एक बड़ा जानवर सांभर खाने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं कई बारी। तो वो अपने किल के पास ही इर्द गिर्द रहता है। अब चूंकि जिप्सियाँ जो हैं सिर्फ सड़कों में चल सकती हैं, लेकिन हाथी का कोई रूट नहीं होता, वो तो जंगल में भी जा सकता है। बिल्कुल, जो जिस पे सवारी करते हैं लोग। पूरा हाथी बुक था 4 आदमी से। तो असलम मियाँ को ये था कि भाई अपने दोस्त को हाथी दिखाना है, उनको जो पनौती है वो हटाना है। तो उन्होंने निसार से बोला कि यार हमारे एक दोस्त है, मुझे नहीं, इनको ले जाओ और हाथी दिखा दो, टाइगर दिखा दो। तो निसार मियाँ ने जो बैठे थे 4 लोग, उनमें से एक से किसी से रिक्वेस्ट की, वो चारों दोस्त थे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम हट जाते हैं, असलम भाई के जो दोस्त हैं उनको बैठा लो, इनका जो मनुष्य दूर कर दिया जाता है। श्योर शॉर्ट साइटिंग है। तो वो हाथी बैठे और चले गए। असलम मियाँ बोर हो रहे थे। तो असलम भाई ने, करण हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो भी बहुत बड़े वाइल्ड लाइफर हैं और गाइड भी हैं, उनका अपने रिजॉर्ट भी है, जिप्सी वगैरह सब उनकी चलती है, और कमाल के वाइल्ड लाइफर हैं करण। तो असलम भाई ने बोला करण वो तो गए टाइगर देखने, चल यार तब तक हम लोग इर्द गिर्द घूम के कुछ देख लेते हैं। असलम भाई गए, उनको टाइगर पे टाइगर दिख रहे जिप्सी पे। वापिस आए, हाथी जब आया तो असलम मियाँ के दोस्त उन्होंने दिखा, उन्होंने कहा नहीं। मतलब फूटी किस्मत, जहाँ सबको दिख रहा उनको ले जाएगा, उनको वहाँ पे भी नहीं दिखा। असलम मियाँ ने बोला कि हद है भाई, और चले आए असलम मियाँ फिर वापस दिल्ली। तीसरी बार फिर उन्होंने कहा मैं भाई तुझे टाइगर दिखा रहा। फिर अपने उन्हीं दोस्त को उन्होंने कहा क्यों ले जा रहे हो मुझे, नहीं दिखेगा तुम्हें भी मेरे साथ। लेकिन वो गए और तीसरी बार फिर उनको 4 बच्चों के साथ एक टाइग्रिस दिखी। अच्छा। फिर उनका जो टाइगर न देखने वाला दोष था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद वो कई बार जंगल गया, उनको बड़ी अच्छी साइटिंग टाइगर की हुई। तो एक मान्यता रहती है जंगल में कि एक बार आपकी किस्मत खुल गई तो खुल गई। मतलब इसको जीत हार की तरह देखा जाता है कि आपका जंगल में जाना स्वार्थ हो गया अगर आपको टाइगर दिख गया तो, है ना। बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं, पहली बार उन्हें टाइगर दिख गया। और कई ऐसे लोग होते हैं जो अहमियत नहीं है, मतलब जैसे मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, असलम भाई और भी ऐसे ढेर सारे वाइल्ड लाइफर हैं। वो जंगल जाते हैं सिर्फ टाइगर देखने के लिए, पूरे जंगल को देखने जाते हैं, एंजॉय करने के लिए पूरे जंगल। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यार वीकेंड है और बुकिंग मिल गई, चलो जंगल। तो एक बार में एक ही ट्रिप में उनको 10 टाइगर दिख गए। इतने ना शुक्र होते, उसके बाद कहते कितने टाइगर हैं यहाँ पे। तो किस्मत 200 से ज़्यादा।
वो इतने टाइगर देखने का टाइम नहीं, हमारी बुकिंग 2 ही दिन की है, बस 10-15 और दिखाओ हम चले जाएंगे। मतलब हद है यार, हद। तो इस तरीके के लोग भी जाते हैं। तो असलम भाई के जो वो दोस्त थे, उनकी किस्मत में दोस्त जो था वो फाइनली ख़त्म हुआ, और वो उसके बाद जंगल गए, उनको अच्छी साइटिंग हुई। तो इसमें जो हथनी थी उनका भी तो, हाँ, निसार में ही लेके गए थे। हाँ, फिर किस्सा ये होता है कि निसार में बड़े असलम भाई के करीबी, असलम भाई बड़े पर्टिकुलर आदमी हैं। अच्छा, उनका ड्राइवर, उनका गाइड, उनकी जिप्सी, उनके सब कुछ फिक्स है, क्योंकि इन्हीं के साथ जाना है, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग है। उनको शोर शराबा नहीं पसंद, डिसिप्लिन कोई तोड़ दे बिल्कुल पसंद नहीं, जंगल के हिसाब से वो चलता है। तो असलम भाई, उस ज़माने में नेगेटिव वाले कैमरे आते थे, क्लिक करो फिर रोल चेंज करो। हाँ, तो 36 रील्स वाले, 36 वाले, 24 और 36 वाले। 36। तो असलम भाई और मतलब जो भी वाइल्ड लाइफर जाता था, तो फोटो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि आप इतनी फ़ोटो खींच देते थे। तो 25-30 रोल लेके चलता था, ये भी नहीं कि 1-2। हालांकि 25-30 भी कम हुआ एक तरह से। क्या आजकल तो आप जितने चाहे उतने करो क्लिक, खींच लें एक कार्ड में, आप कितनी 1000। किफ़ायत से आपको करना पड़ता हाँ, होगा। फिर भी वहाँ पे रहता था कि फ़ोटो खींचते समय असलम मियाँ को रोल बदलना पड़ता था। तो निसार मियाँ बेचारे बड़े शरीफ आदमी, और असलम मियाँ 2001 में डिजिटल कैमरा आ गए थे। D30 करके एक डिजिटल कैमरा उनके पास था, जिसमें रोल नहीं लगता था, चिप लगता था। अच्छा, ओके। वो चिप वाले कैमरे नहीं आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो निसार मियाँ, हथनी, उनकी फूल कली और फोटोग्राफी चल रही है, और असलम भाई फ़ोटो खींचे पड़े हैं, रील बदल ही नहीं रहे हैं। निसार भाई बोले, अरे असलम भाई, क्या ऐसे ही फ़ोटो खींच रहे हो क्या? फ्लैश मार रहे हैं सिर्फ। रोल बदल लो, रील बदल लो। तो असलम में पता ही नहीं, अब डिजिटल कैमरा आ गया है, इसमें अब रील की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें फ़ोटो ऐसे ही दमा। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। अच्छा, ये ऐसा निसार भी हो भाई के सकता लिए। है। तो जब फूल कली जब 2006 में गई, उसके बाद मैं निसार भाई से जब मिला, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनका दुनिया ही उजड़ गई हो, मतलब उनकी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि दिन भर एक हाथी के साथ रहना, उसको खिलाना पिलाना नहलाना, उनकी पूरी दुनिया एक हाथी होती है, एक माहौल करेक्ट, की। बिल्कुल। तो उनके जीवन का अभिन्न अंग जो था, जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ थी, वो फूल कली हथनी चली गई, और उसका सदमा जो उनको लगा था, मैं उनके चेहरे जब पे देख गई सकता वो था। क्या उम्र रही होगी उसकी? आप जोड़ लीजिए 40-60, वही 65-66 साल की थी। जो एवरेज उम्र इंसान उम्र की होती जाती है वही वैसे। हाथी, वही मैंने बोला 65 से 75 साल के बीच में की ज़िंदगी उनकी होती है, जितने की एक इंसान की होती है। मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है इनकी, जैसे हर किसी को पहचानते हैं हाँ, अपने ये रूट तो को। मैंने भी सुना है कि हाथी जो याददाश्त उसकी बहुत मजबूत होती है। इवन हाथी इतना समझदार जानवर है, मैंने बांधवगढ़ में हाथी, जो मेल एलिफेंट की सफारी सिर्फ बांधवगढ़ में होती है, तो हाथी जब एक कदम रखता है अगला, तो जब तक इंश्योर नहीं होता कि ये फिसलेगा या ढह जाएगा, क्योंकि भारी है ना, तो हाथी पहाड़ भी ऐसे चढ़ता है खड़े, चलता सिर्फ रोड पर नहीं। Okay. हाथी कहीं पे भी घुसता है, क्योंकि उसको फियरलेस जानवर है, उसको डर किसी चीज़ का नहीं है। और समझदारी इतनी कि मैंने देखा कि कीचड़ वाली ज़मीन में ली पैर रखा, फिसल सकता है, इतना भारी जानवर है, तो पैर रख के वो पूरा भांप लेता है कि हाँ फिसलेगा नहीं, तब वो दूसरा पैर आगे बढ़ाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हाथी बढ़ता है। कभी भी वो हड़बड़ाहट में गिर जाए, उलट हड़बड़ाहट जाए। नहीं, इसलिए तो कहते हैं ना कि वो हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वो तो फिल्मी डायलॉग हो, तो अपनी शान में आप बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं चलता रहूँगा कि 4 आदमी बोलें की फ़र्क पैदा है टाइप से। बट हकीकत यह है कि वो बहुत वो समझदारी अपनी से हिफाजत के लिए ऐसा करता है। हिफाजत के लिए करता लेकिन है। मैं उधर उन हाथियों की बात करना चाह रहा था जो हाथी जो पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, व्यूअर्स ने भी देखी होंगी, जिनमें हाथी जब पागल हो जाता है तो वो इंसानी बस्तियों में आ जाता है, फिर वहाँ तबाही मचाता है। वो क्यों, कैसे होता है? हाथी के पागल होने की क्या कोई किस वजह से ऐसा होता है कि हाथी अपना वो मानसिक संतुलन खो देते हैं, या वो बिदक जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं? देखिए, हाथी पागल जो होता है, पागल हाथी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, और जब होता है तो फिर वही पगल आता है, तो आपको दिखाता है कि मैं कितना ताकतवर। वरना सोचिए, आप एक हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा रहता है, उसके सर पे इधर चल उधर चल, वो बेचारा सब कहना मान रहा होता है। आपके ऊपर अभी हम शकील को बोले चढ़ जाओ, तो आप झटक देंगे, क्या करे वे, जबकि बराबरी में है दोनों। तो हाथी इतना ताकतवर जानवर, उसको एक आदमी रूल करता है, जो कि महावत होता है। हाँ। हाथी जब गुस्से में आता है ना, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, और एक महावत ही होता है जो सिर्फ हाथी को कंट्रोल कर सकता है, बाकी दूसरा
कोई इंसान उसको हैंडल तो नहीं कर उसमें भी ऐसे केसेस हैं कि महावत के साथ भी हाथी ने उसको भी पटक के उसको भी हाँ, ये आपको साउथ में ज़्यादा दिखते हैं ख़त्म कि कर दिया, उसे वजह कुचल है दिया। वजह है क्योंकि ये वाले हाथी फिर भी जंगल में होते हैं, महावत होता है इनको एक। ये हाथी को आपने बिल्कुल साहब मेले मतलब जुलूस निकल रहा है, जुलूस आप निकल ले जा रहा है, रहे हैं। शोर के बीच में है। हाँ, और धीरे धीरे क्या है कि हाथी तो हाथी है। हम आप भी कई बार कई चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं। कोई तेज साउंड में गाना चला दिया, बगल में पड़ोसी डीजे बजा रहा है, हम गुस्से में आ जाते हैं ना, फिर वो हिंसक हो जाता है। हिंसक हो जाता है। हम भी हिंसक होते हैं, वो भी हो जाता है, उठा के फाड़ देता है वो। क्या तो उसके पास ताकत है बेशुमार। ताकत बेशुमार है। उसके बाद 1 मिनट लगता है। हाथी के फाड़ा हुआ आदमी ना, मारा हुआ आदमी झोले में जाता है। हाँ, इसकी वजह है क्योंकि हाथी छोड़ता नहीं है। हाथी यूजुअली आपको पकड़ेगा सूंड से और पटक देगा। हाँ, तो हम उसके लिए क्या, चूहे से भी छोटे ही है ना, पटकता है तो आप तो छितरा के वैसे ही मर गए। इनफैक्ट हाथी जिस जंजीर से बंधा होता है वो भी बहुत पतली होती है, वो चाहे तो तोड़ सकता है। नहीं, मोटी होती है काफ़ी। ये ऐसा मैं सर्कस वाले हाथी की बात कर रहा हूँ। सर्कस वाला हाथी उसको सोटे मार मार के आप जो करा लो, लेकिन वो अपने आप पे वो भी आ गया तो फिर छोड़ेगा तो किसी को नहीं। तो वो हाथी जब किसी को ऐसे पटक के मारता है तो यूजुअली वो सूंड से पकड़ 2 फाड़ कर देगा। और खुंदक में रहता है तो पैर से रगड़ता रहता है, 2 बॉडी फाड़ को। भी कर देता है। हाँ हाँ, अभी आप नया वीडियो आएगा, देखिए उसने कैसे उसको मारा है, पैर से रगड़ता रहता है। बाप रे। तो हड्डी गोश्त चमड़ा सब ना पता ही नहीं चलता। तो बोरी और झोले में जाता है आदमी जब हाथी किसी को मारता है। मैंने हाथी कॉर्बेट में घतनी थी, उसका छोटा बच्चा था और मर गया किसी वजह से। तो वो मोहब्बत मैंने देखी कि वो अपने सर पे रख के कई हफ्तों तक चली है। और ये मैंने नहीं कहा, बाकी कई टूरिस्ट ने भी देखा था, सर पे अपने रख के उसको चल रही है कि मेरा बच्चा शायद जिंदा है। हाथी पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाते हैं और फैमिली ओरिएंटेड पूरी इनकी ज़िंदगी होती है। कि एक बच्चा होता है ना, तो उसकी जो बुआ दीदी मतलब बुआ खाला जो भी हम कहते हैं, मौसी मौसा, सब साथ में रहते हैं फैमिली की तरह। जरा सा आप कभी भी देखेंगे अगर हथनी के साथ बच्चा है तो वो बहुत खुखार है। राइड पे भी आप गए हैं, जंगल राइड पे, और अगर बच्चे के साथ हो तो चार्ज करेगी, आपकी दिमाग की दही कर देगी वो, मतलब बैंड बजा देना उसने, सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए। इतना वो केयर करते हैं। इनफैक्ट हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो 20 मिनट में अपने पैर पे खड़ा होता है और 1 घंटे के बाद वो चलना शुरू कर देता है। बड़े क्यूट से होते हैं, सूंड हिलाते वो माँ के पास जाएंगे, खेलेंगे उछलेंगे सब करेंगे, और माँ भी उसको इतना प्यार करेगी, और साथ में पूरी फैमिली भी। और बदमाश भी बहुत होते हैं, चुलबुले, इधर उधर घूमना गिरना पड़ना सब करते हैं, फिसल भी जाते हैं, नदी में जा रहे हैं फिसल गए। तो इनकी खुराक कैसे मैनेज करती है हथनी बच्चों की? हथनी के बच्चे मतलब जैसे मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, वैसे जानवरों को सब कुछ पता होता है कि कैसे क्या करना है। तो इनके बच्चे शुरू से ही इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सब पता होता है उनको। जंगल के उसूल हमारे आपके बच्चे को थोड़े कि सेरेलैक देना, दूध पिलाना है, ये खिलाना, थोड़े बड़े हो गए खिचड़ी का पानी दो, दाल का पानी दो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो माँ बाप कैमरा में देख रहे हैं हाँ, बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, वैसा नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हाथी की बहुत किस्से हैं, लेकिन जो एक मज़ेदार किस्सा है वो है सूबेदार अली और उनकी हथनी। हाँ, इस पर आइए जो आप बता रहे थे मुझे। ये है अल्टीमेट कहानी, जो कि एक मैन ईटर टाइगर और सूबेदार अली के बीच की है। तो किस्सा यूँ था कि सूबेदार की हथनी घूमती थी, और ये बात है 1984 की, मतलब बहुत काफ़ी अरसा हो गया। और ये मेरे सामने एक किस्सा नहीं है, ये मैंने जब जंगल जाता तो सुनता था। एक किस्सा था कि सूबेदार अली और उनकी हथनी घूमती। तो जब टूरिस्ट को घुमा के आप आते थे एलिफेंट राइड दे करके, तो 1 घंटे सवा घंटे की राइड होती है यूजुअली, सुबह और शाम 2 बार एक हाथी जाता है टूरिस्ट को लेकर के। तो जब वो आ जाते थे सुबह, तो फिर चूँकि उनको खाना वाना खिलाना होता है, तो जंगल में ही थोड़ी दूर तक जा कर के उनके लिए चारा खिला भी देते और थोड़ा ले भी आते थे हथनी के लिए। तो सूबेदार अली गए और एक पेड़ से टहनियाँ काट रहे थे, और हाथी को भी नीचे हल्का सा ऐਵੇਂ रोक करके रस्सी छोटी सी थी बांध दी, और पेड़ के ऊपर थे, करीब 15 से 18 फुट का ऊंचाई पे थे। उसके बाद उनको लगा कि कोई एक गोली की तरह आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, और जब आवाज़ थी उसकी वजह से वो पेड़ से नीचे टपके गिर गए।
और वहाँ पे था मैन ईटर टाइगर, मतलब टाइगर था। टाइगर आंखों से आंख मिला करके सूबेदार को देख रहा है, सूबेदार अली साहब को देख रहा है, और वो उससे विनती कर रहे हैं कि छोड़ दो, मेरी भी बच्चे हैं, मैं भी इसी जंगल का हूँ। इनफैक्ट जंगल के जो देवी देवता थे उनका नाम भी लिए, बट टाइगर तो टाइगर था। सूबेदार अली के साथ कुतुबन जो थे वो भी अपनी हथनी मौली, उसके साथ वो भी गए थे। तो उन्होंने देखा, तब तक टाइगर ने सूबेदार जी के कंधे पे पैर रखा और उनका सर ही खोल दिया। ओहो, भयानक ब्लीडिंग, सब कुछ हो रहा है। इनकी हथनी जो घूमती थी अपना गुर्राना शुरू की। कुतुबन करीब आए और टाइगर ऐसा बदमाश कि सर खोल के फिर 5 फीट की दूरी पे बैठ गया, फिर आया उनके ऊपर बैठ गया, फिर यहाँ से कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे वो खेल रहा है कि अपनी, और ग्राउलिंग कर रहा है कि जैसे कोई एक खिताब जीत लिया हो, कोई बड़ा सा एक ट्रॉफी उसके हाथ में आ गई हो। मतलब ये हाल कर दिया उसने। खैर कुतुबन जो थे उन्होंने खूब शोर मचाया, ये वो करके। तब तक उनकी हथनी जो घूमती थी सूबेदार अली की, वो बिल्कुल ऐसे पैर वैर करके लेडी, आ जाओ मेरे पे। ये किस तरह घसट घसट के, ये 20 मिनट का अच्छा, मंजर तो वो बुला रही है उसे कि आके बैठ जाओ हाँ, मेरे वो ऊपर, बैठ गई बचा पूरा, सकती हूँ। हाँ कि मैं क्या आ जाओ बात मेरे ऊपर। वो खड़ी हो नहीं बजाय पूरा बैठ गई, और वो 20 मिनट तक का मंजर था। तो किसी तरह वो घसीटते घसीटते आया और हथनी के ऊपर बैठ बैठ गया गया। फिर वो हथनी उठी और उनको लेके गई। और लेके ढिकाला की तरफ आना शुरू हुई। क्या बात है। कुतुबन उनके साथ है, लेकिन वो टाइगर भी पीछे पीछे आ रहा है, इतना खुंदक में। फिर वहाँ के फील्ड डायरेक्टर होते थे, उनकी पर गाड़ी में टाइगर ने उस पर हमला नहीं किया, हथनी पर। टाइगर यूजुअली चार्ज करते करता हैं, है, हमला नहीं हमला करता। नहीं बड़े करते। हाथी पे नहीं, छोटे बच्चों को लपेट लेता है कई बार। तो फील्ड डायरेक्टर की गाड़ी से उनको लेकर के रामनगर लाया गया। ब्लीडिंग, अच्छा वो बेहोश हो चुके थे, खून बहुत बह गया जाहिर था, है। पूरा सर ही खोल दिया। फिर उनको एम्स लाया गया दिल्ली के उसी दिन। तो महीनों कई महीने वो एम्स में रहे, उनकी 6-7 सर्जरी हुई और वो बच गए। इसमें ऑनररी वार्डन होते थे ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। जितना खर्चा पानी जो भी हुआ, सरकारी मदद तो मिली, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे उनकी मदद की थी। और जब ये ठीक हुए साहब, तो टाइगर को दूसरे दिन पकड़ लिया गया था और उसको कानपुर के जू में छोड़ दिया गया था 85 में ही। ओके। और जब ये सही हुए तो साहब गए कानपुर जू। वाह, क्या बात है। और उसको देख करके उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो गया, और बहुत उदास हुए कि एक बेजुबान को उम्र कैद की सज़ा हो गई। क्योंकि वो तो वो अपना काम कर रही थी। वो तो अपना, मतलब उसको क्या पता। हाँ। अगर टाइगर को पता चल जाए एक आदमी को मारने से मुझे ज़िंदगी को जू में रखूँ, कभी आदमी को नहीं मारेगा। टाइगर तो फिर अपना अलग काम, दुनिया है उनकी, वो अलग तरीके से सोचते वो हैं। उसूल अलग है, वो उनकी ज़रूरत है। हाँ, तो सूबेदार अली गए, उनसे मिले और रोए। बल्कि ये किस्सा इतना फेमस हुआ कि सूबेदार तो खुद फेमस हुए, तो जो भी आता तो उनकी हथनी जो घूमती थी उसी पे सवारी करना चाहता, तो उनके किस्से सुन के लोग रोमांचित हो जाते थे। बेदी बदस उस जमाने के फिल्म मेकर थे, उन्होंने उनके ऊपर फिल्म भी बनाई, अच्छा। सूबेदार अली साहब के ऊपर, और उनको कई अवार्ड भी मिला इस बहादुरी के लिए। फिर उसके बाद भी वो जंगल गए, जंगलात में उनको नौकरी मिल गई, और फिर जंगलात वालों के साथ मिलकर उन्होंने जंगल पर काफ़ी काम किया, पोचिंग वगैरह रुके इसके लिए, क्योंकि उनको बहुत आइडिया था जंगल का, हर रूट का, जंगल को पहचानते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको टाइगर से तो बहुत डर लगता होगा। तब उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे टाइगर से डर नहीं लगता है, मुझे एकड़ हाथी से डर लगता है। एकड़ हाथी? एकड़ हाथी ये कैसे अलग होता है नॉर्मल हाथी से? एकड़ हाथी से मुझे भी बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी हाथी के झुंड में आप जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे होते हैं तब वो अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी जानवर अगर बच्चे के साथ है अपने, अग्रेसिव हो जाता है। इवन चिड़िया के बच्चे के घोंसले में भी आप हाथ डालेंगे, आप देखते हैं कि चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए हाँ, जाहिर है, वो सब डिफेंसिव कुछ रहती करती है। है। हाँ, माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। बिगेस्ट फाइटर। यस, सबसे बड़ी योद्धा माँ ही होती है। तो हाथी जब अपने बच्चों के साथ होती है, या हाथी का झुंड बच्चों के साथ होता है, बहुत अग्रेसिव होते हैं। अगर आपने उनको डिस्टर्ब किया तो वो चार्ज कर देते हैं। बट एकड़ हाथी जो होता है ये झुंड से निकाला हुआ होता है। अच्छा, ओके। वो अपनी बदमाशियों की वजह से, जैसे वो बदतमीज़ हो गया, घर का बदमाश बच्चा, हाँ, उसको झुंड से बाहर कर दिया। अब वो किसी झुंड में नहीं जाएगा, क्योंकि झुंड में जाएगा तो उसको दूसरा एक मेल टस्कर जो होगा उससे लड़ना पड़ेगा। हाथी को झुंड होते हैं, उसमें मेल टस्कर होगा, उसकी 3-4 हथनी होंगी, उनके बच्चे होंगे। एक झुंड में 12 से 15 भी हो सकते हैं हाथी।
8, 10, 15 तक जा सकते हैं। तो उसकी हिम्मत भी नहीं कि उधर घुसे, लेकिन वो पागल होता है, गुस्सैल। और अगर वो हीट पे है तो यहाँ से उसकी मद निकलता है। अच्छा। कान के माथे के नीचे से एक अजीब सा एक लिक्विड निकलता है जो इतना बदबूदार होता है कि आपको 500 मीटर दूर से लगेगा वॉमिट कर दें आप। और वो एकड़ जो होता है पागल होता है, वो उसका काम ही है चार्ज करना, दौड़ाना। चार्ज के मार सकता है वो आपको, अगर आप भागे नहीं तो मार भी देगा वो। तो ये जो सूबेदार अली करते हैं, उनको हाथी एकड़ से डर लगता है, वो बहुत जायज़ बात कर रहे थे। राइट। वो एकड़ हाथी वाकई में बहुत ख़तरनाक होता है। मैंने खुद एक लाल कान का हाथी था 2009-10 में। तो कॉर्बेट के हाथी गर्मियों में ढिकाला चौड़ में आ जाते हैं। अच्छा। और वहाँ कालागढ़ का एक बहुत बड़ा वो रिजर्वायर, मतलब झील है, तो पानी वानी आराम से मिल जाता है। और जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है वो धीरे धीरे पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं। ओके। क्योंकि पानी अंदर भी है। तो किस्सा 2010 का था। मैं और मेरी पूरी टीम, अजय सूरी साहब हमारे साथ होते थे, और हम जिप्सी। अच्छा, ये क्या हाथी कैसे करता है, आप जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि चिल्लाएगा, एक कहीं कोने में छुपा रहेगा और सड़सड़ाए निकल कर करते हुए आपको सामने को लगेगा ये भाई, और दैत्य की तरह होता है। और आपने आवाज़ बिल्कुल एग्जैक्ट निकाली, ऐसे ही आवाज़ होती है बिल्कुल। और दौड़ाना शुरू, आपकी पता वो पैर निकली कर दिया, आपको लगेगा क्या ही बॉल कर रहा हो, दौड़ा रहा है। हाँ। और कई बार होता कि सामने से कहीं निकल गया, रिवर्स गियर में जिप्सी भाग रही, तब आपकी और ज़्यादा हालत खराब। एक बार का किस्सा था, अप्रैल मई का महीना था, और हमारी 2-3 जिप्सी थी। मैं, अजय सूरी साहब हमारे दोस्त, बड़े अजीज़ दोस्त हैं हमारे, उमेश अग्रवाल साहब हैं, उमेश भाई हम उनको बुलाते हैं, वो भी थे। तो अपन लोग पैकिंग करके ढिकाला से चेकआउट करके धनखड़ी गेट यानी वापस जंगल से शहर की तरफ आ रहे थे। तो मस्ती में बैठे थे, तो जा रहे हैं। जब आप ढिकाला से के लिए धनखड़ी गेट से घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रामगंगा नदी है और लेफ्ट साइड में पहाड़ी है, मतलब सहारा रहता है। लेकिन जब वापसी आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके रामगंगा नदी है और राइट हैंड साइड में पहाड़ी है, उल्टा है। मतलब हम आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी थी, बूंदी पड़ रही थी, और सरबदुली का इलाका था। उस रोड से हम जैसे ही आगे बढ़े तो हाथी हमेशा भूरे रंग का दिखता है, देखा है आपने, हल्का भूरा ग्रे सा स्लेटी। हाँ, क्योंकि वो मड बात लेता है जी। तो इस वजह से थोड़ा सा वो वैसा रहता है। मड बात इसलिए लेते हैं कि गर्मी शांत हो सके। और आपने बताया तो उसके कुछ क्रैक्स होते हैं जिनको बंद कर लेता है। हाथी की स्किन जो है करीब 2.5 इंच मोटी होती है, 2 से 2.5 इंच, 1.5 से 2 इंच मोटी होती है, और क्रैक्स होते हैं। तो जब पानी में जाते हैं तो उन क्रैक्स में पानी भर जाता है, झुर्रियाँ आपको जैसे लगता है, तो हाथी उसको अपना अंदर ही किया रहता है। तो आम इंसान को नहाने के बाद 5 मिनट बाद फिर से गर्मी लगने लगेगी, लेकिन हाथियों को रहता है कि आधी 1 घंटे तक उनको कूल रखता है, क्योंकि पानी अंदर होता है। ओके, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब है। यस। और वो मिट्टी डालते रहते हैं अपने ऊपर, आपने देखा होगा, सूंड उठाकर उठाते हैं ज़मीन से कि वो मड बात कहते हैं, वो भी उनकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए होता है। लेकिन ये जब हम आ रहे हैं तो बारिश हो रही थी, और वो धुला हुआ हाथी था काला स्याह, और 2 टस्क बाहर निकले हुए। वाह। और वो एकड़ था। अरे बाप रे। अब आपकी गाड़ी सामने, वो सामने रोड से ही आ रहा है, बिल्कुल फ्रंट। तो प्रमोद हमारे ड्राइवर हुआ करते, तो भाई साहब से ये क्या है, भाई साहब रिवर्स में गाड़ी हमारी भाग रही है, और चीखा चिल्ली मचाओ। मतलब मुझे कभी भुला नहीं सकते, साथ यमराज दिख रहे थे कि आज हम तुम्हें लेके जाएंगे बेटा। रिवर्स में भाग रहे हैं, पीछे में अग्रवाल गाड़ी, और सब लोग कि रुको यार इसका मजा ले। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो नदी की तरफ उतर गया। बट वो करीब 15 मिनट का रहा होगा सीन, जिसमें आपको मौत दिख रही थी। यमराज है तो साथ यही है, 4 पैरों वाला यमराज। 4 पैरों वाला यमराज, बिल्कुल उतना ब्लैक, मतलब जो ओरिजिनल कलर हाथी का होता है। मैंने पहली बार वाइल्ड में उन्हीं को देखा था, पानी से धुला हुआ बिल्कुल अपने स्वभाव पे, और फुल खुंदक में, और लाल, चूँकि उसके कान जो लाल थे यहाँ पे। हाथी कान में घिस जाते हैं, स्किन वगैरह, क्योंकि पहाड़ी में चढ़ रहे हैं ये, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। लाल लाल चकत्ते भी दिखते हैं, जैसे आप पालतू हाथी देखेंगे अक्सर लाल लाल सूंड पे दिखता होगा आपको, तो वो उस वजह से हो जाता है। तो उनका नाम लाल कान था। 2 साल मैंने उसको जंगल में बैक टू बैक देखा, फिर शायद कहीं निकल गया। उसी तरीके से मेल टस्कर होगा, लेकिन उसके
दांत नहीं होंगे, हम्म, यानी दांत वाला हाथी मेल, बगैर दांत वाली फीमेल। फीमेल। लेकिन एक मेल हाथी होता है जिसके दांत नहीं होते, उसको मखना बुलाते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन है वो। एक्सेप्शन है, वो बड़ा होता है क्योंकि फीमेल छोटी होती है साइज़ में, सर भी छोटा होता है, इंडियन एलिफेंट में भी और अफ्रीकन में भी। और इंडियन जो मखना होता है उसका चेहरा बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, लेकिन टस्क नहीं होता। वो भी बड़ा बदमाश होता है मखना। तो हाथी का ये सारा कुछ जो किस्सा है ये आपको बहुत ही रोमांच कर देता है कई बार। और ऐसे ऐसे हाथी जंगल में जो अच्छे फ़ोटो खींचे गए हैं वो आप देखेंगे कि हाथी पे बैठ के खींचे गए हैं। जी जी जी। क्योंकि टाइगर रोड पे जो भी हम खींचेंगे जिप्सी, तो क्या रोड पे दिख रहा है या थोड़ा सा झाड़ में, हाथी डेंस फॉरेस्ट में जाता है। और टाइगर के जो नॉर्मल आदमी नहीं आंखों से देख पाता, हाथी बैठ के फिर उस टाइगर पुराने ज़माने का ड्रोन जैसे शॉट्स लेने हो तो वो हाथी के ज़रिए होते हैं। होते थे। पर हाथी जैसे जानवर को आप जब देखते हैं कि सर्कस में लोग रखे हैं और उसे ये करा रहे हैं, अपने अप डाउन बैठ रहा है, वो डांस कर रहा है, ये कर रहा है, उसको बांधा हुआ है, कितना ये नेचुरल है और क्या ये एक अब जानवर तो के खैर लिहाज कहीं से। सर्कस में हाथी है नहीं। हाँ। अब तो बैन कर दिया गया। और बट अभी भी हाथी ये है कि बिहार में उनके लोक परंपराओं में या किसी घर के साउथ प्रोग्राम में में हाँ, लोग पहले घर में शादियों में हाथी हाथी बिकता है। बुलाते थे। सोनपुर का जो मार्केट है वहाँ पे हाँ हाथी आज भी बेचे जाते हैं। हाँ हाँ। और हाथी लोग पालते हैं आज भी। होटलों में आप जाएंगे, हाथी से स्वागत करने के लिए कई ऐसे बड़े होटल हैं कि मेलों में अभी हाथियों की सवारी होती है, कई जगहों पर करते हैं लोग। बांधवगढ़ इज़ द ओनली जंगल जहाँ पे मेल एलिफेंट की सफारी कराई जाती है और वो कमाल होता है। अच्छा। जैसे मैं बांधवगढ़ और कॉर्बेट में तो फीमेल से होती थी, तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है बैठने पे। फीमेल इतना तेज़ चलता है, मेल इतना तेज़ चलता है कि आपको मज़ा आ जाएगा सफारी करने में। और लेकिन उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मेल अच्छा। को संभालना और फीमेल को संभालने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है माहौल के लिए। इसलिए कॉर्बेट में रिस्क नहीं लेते लोग। और कॉर्बेट में बाय द वे अब एलिफेंट सफारी बंद हो गई है। उसको मैं भी मानता हूँ यार, क्रुएलिटी है। आप जंगलात के काम के लिए इस्तेमाल कर लो, आपको पेट्रोलिंग करना है, बट टूरिस्ट को घुमाने के लिए अपने हाथी एक पे एक्सपीरियंस के लिए आप सोच रहे हैं कि हाँ, मज़े मज़े के लिए ले रहे वो हो। ठीक मैं नहीं है। उसके खिलाफ हूँ कि नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। भी चीज़ जो नेचर के अगेंस्ट है या खिलाफ है उसके आप वो ठीक नहीं है। हाथी जंगलात वालों के लिए लाइफलाइन का काम करती है भाई साहब। क्योंकि जहाँ पे जिप्सी नहीं जा सकती वहाँ पे हाथी जाता हाथी है। जा सकता है। कई बार रेस्क्यू करना है, किसी को टाइगर ने जख्मी कर दिया या कोई ऐसी घटना हो गई है, तो हाथी वहाँ तक जाता है। हाथी पूरे पूरे जंगल से, मतलब जंगलात वालों को वो गेस्ट हाउस बनाना है या कुछ बनाना है, हाथी पूरा पूरे पेड़ उठा के ले आता है। तो हाथी जंगलात वालों को बहुत काम की चीज़ है। लेकिन फिर होता है कि चलो टूरिज़्म को बढ़ाना है और उसको हम एलिफेंट राइड के लिए भी लोगों को ऑफ़र कर देते हैं। पर देन इट्स इक्वालिटी। हाँ, कई बार मज़ेदार होता था। एलिफेंट राइड सुबह होती 7 बजे। तो हाथी जब हम लोग बैठे थे नए नए में जंगल की शुरुआत के दौर में, सूर्य साहब थे, मैं, भाई, सब लोग 7 बजे सुबह हाथी, मैं पीछे की तरफ बैठा था और डर भी लग रहा है कि टाइगर कहीं से इधर से किधर से निकल के आएगा, लपक के हमको नोच न ले। फटी पड़ी है उस समय, वाइल्ड लाइफ ने, टूरिस्ट थे हम, और भी नवा टाइप से। तो एक जगह हाथी रुका हुआ और पूरी हाथी काँप रही, कर तर 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 तर, और एक आवाज़, यार ये टाइगर की आवाज़ तो नहीं है। तो मैंने बहुत निसारी थे, मैंने कहा ये किस चीज़ की आवाज़ है? बोले वो हाथी ने पादा है। और इतनी गंदी बदबू उसके बाद हाथी फाट करते हैं, बहुत ज़्यादा करता है वो। ओह बदबू। तब से मैंने हमेशा जब भी राइड लेता तो आगे की तरफ बैठ जाता। लेकिन वो कम काँपता है, जैसे हम भी कई बार फाट करते पूरा शरीर ही काँपता है, तो हाथी का भी नेचुरल प्रोसेस है। तो बदबू बहुत ही भयानक थी और यादगार बदबू। हाँ हाँ। और हाथी नहाने, तैराक बहुत अच्छा होता है वो हाथी। पूरा पेरियार वगैरह आप जाएंगे उन जंगलों में, पूरी की पूरी नदी पेरियार रिवर जो है उसको क्रॉस करते हैं वो क्या बढ़िया स्विमर है हाथी, बहुत तेज़ चलते हैं। बल्कि हाथी की मेमोरी कुछ बिहार में एक मेरा दोस्त था अरशद, उसने बताया था, मैं उसको कितना सच मानूं नहीं पता, लेकिन उस गांव में हर साल हाथी आता था और एक पर्टिकुलर घर को तोड़ देते थे। ये माना गया था एक कि ही घर को, हाँ, हर साल, क्योंकि वो एक ही घर था जो उनके, हाथियों के कॉरिडोर होते हैं, रास्ते होते हैं,
क्योंकि मेमोराइज करके चलते हैं ना कि हम यहाँ से चलेंगे। हाथी मैंने बोला 200-300 किलोमीटर तक दूर चल जाते हैं सकता और है, वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं। एवरेज हाथी 18 से 20 किलोमीटर रोज चलते हैं और अपने पे आया तो 200 किलोमीटर भी चल देगा। बट उनके रास्ते में आपने घर बना दिया तो हर साल उनका आना जाना होता है, तो उसी घर को पेल के चले जाते, तोड़ ताड़ के निकल जाते थे वो। तो उस आदमी को समझना चाहिए था। जहाँ तक मुझे लगता है ये हो सकता है, क्योंकि उनकी मेमोरी में रास्ते में जो आएगा वो उसको तोड़ेंगे ही। वो कोई कमज़ोर तो है नहीं। और सबसे गंदा होता है जब मैंने देखा है इलेक्ट्रिक फेंसिंग से सबसे ज़्यादा हाथी मरते हैं। अभी काजीरंगा में बाढ़ आया हुआ है, इतना दर्दनाक वीडियो मैंने देखा, एक ट्रेन से लड़ा हुआ हाथी बेचारा मर गया। वीडियो मैंने देखा होगा आपने। और कई जगह क्या होता है, गांव में छोटे हाइट के पोल होते हैं करंट वाले, वो बेचारा उसमें सूंड लग जाता है, उससे मर जाते हैं। फिर अगर आप जाएंगे, इनफैक्ट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, द श्रिंकिंग कॉरिडोर ऑफ उत्तराखंड। तो ये चीला वाला रेंज जितना है, कोटद्वार वाला, वो हाथियों को प्राइम जोन होता था आने जाने का, हाथी और लेपर्ड दोनों का, जो ख़त्म हो गया। और ठीक उस जंगल के बीच से, चिला से, एक ट्रेन ट्रैक, पूरा रेलवे ट्रैक बना हुआ है। हालांकि वहाँ लिखा हुआ है कि 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से ट्रेन चलेगी, पर लोग तो चलाते ही होंगे। घंटा कोई नहीं चलाता। वहाँ हाथी कट के मरते हैं। तो हाथियों को बचाने के लिए अगर आप देखें तो जंगल के बीच से रास्ता जा रहा है, बेचारे हाथी क्या दोष है यार। तो उस तरह के फ्लाईओवर बनाने चाहिए कि जिससे उनको पैसेज मिल जाए नीचे से, कि हाथी निकल जाए। और हाथी बहुत ही प्यारा जानवर है, मतलब इंसानी वाला फील आपको देता है वो जानवर, हम कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है पर वो तो, ये तो चलिए हादसे की बात होगी, लेकिन बहुत सारे तो हम पिछले कुछ सालों में हमने इवेंट्स देखे ऐसे जिनमें लोग हाथी के दांत के लिए उसका पोचिंग कर देते हैं, पोच करके उसका निकाल लेते हैं। और बहुत बुरी तरह से, बड़ा विभत्स, बड़ा ग्रूसम तरीका था जिसमें दिखाया था कि आगे का उसका पूरा चेहरा इतना निकाल लिया, उसका नाक से काट के निकाल लिया, और वो पड़ा हुआ है और उसके दांत लेके चले गए। ये विडंबना है हमारे इंसानों का। सबसे कमीनी अगर कोई प्रजाति है ना, वो इंसान है। हम साले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और क्यों दांत सजा के रख दिया? पहले स्ट्राइकर जो होता था कैरम वाला, वो हाथी के दांत क्या थे? बताइए। फिर बैन किया गया 1972 जब एक्ट वाला लाया गया, जंगल एक्ट, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हुई। बट 2 दांत के लिए इतने बड़े जानवर को मार देना, और ये हर जंगल में होता है। काजीरंगा में इसीलिए सुसाइड के ऑर्डर दिए जाते हैं। अकेला जंगल है जहाँ AK-47 से पेट्रोलिंग होती है, और राइनो के लिए भी होता है, और हाथी के दांत के लिए भी। वहाँ गोली मार देते हैं सीधा। यही होना ही चाहिए। पोचर जहाँ दिखे किल देम। कॉर्बेट में कितने हाथी हर साल निपटा दिए जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। 2003 में शायद एक साथ 6 हाथी या 5 हाथी पोच हुए थे दांत के चक्कर में। वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी। मैं अजय सूर्य साहब दोनों लोग जंगल गए थे उस टाइम पे। तो इतना समझदार जानवर क्या बिगाड़ देता है आपका यार? तो उस इतने बड़े जानवर को पोच करने में क्या ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह? गोली मार देते हैं सीधा। अच्छा, हेडशॉट। ओके। बंदूक लेके गए, धाड़ धाड़ मारा। इनफैक्ट अफ्रीका वगैरह में ये लीगल भी है, क्योंकि वहाँ पे 80% जंगल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, 20% गवर्नमेंट के पास होता है। तो जंगल में जब हाथियों की तादाद बढ़ जाती है तो वहाँ परमिट निकालते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी कई गाँवों में नीलगाय जब बढ़ जाते हैं तो परमिट निकलता है। पर उसके भी नियम है कि आप एक गोली चला सकते हैं या 2 चला सकते हैं। प्रोफेशनल मारे ताकि तकलीफ ना हो। करेक्ट। तो अफ्रीका में भी ऐसे होते हैं बड़े शौकीन। तो आज भी लोग जानवर मार के सोचते हैं शेर मार के वो शेर खां हो जाएंगे, हाथी मार के हाथी खां हो जाएंगे। तो शेर खान तो अब एक ही है। तो अफ्रीका में मैंने देखा है कि वहाँ परमिट करता है, और बड़े बड़े लोग रईस होते हैं, वो अच्छा खासा दाम रखा जाता है कि हाथी मारो तो पैसा भी मिले ना, बिल्कुल, जिससे कि जंगलात के और काम हो सके। वो जाते हैं और ढिचका, वो वेल डन, वेल शॉट, एक हाथी गिरा दी टस्कर। तो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक जंगल की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हाथी हो जाता है तो मारना पड़ेगा, वरना जंगल तबाह हो सकता है। उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे मारा जाता है। बट हिंदुस्तान में वो एक तो ऐसी, वो तो सिचुएशन अपने यहाँ तो बहुत दूर की बात है। तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हम खुद ही वो सिचुएशन बना रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म ही कर दें, जंगल इतना काट दो, इंसान हर जगह घुसा दो, ताकि जानवर को कोई जगह ना बचे। हाथी हो चाहे टाइगर चाहे शेर, सब खत्म हो। इंसान सोच रहा है हर जगह 3 BHK बन जाए बस। चांद तक पहुँच गया भैया। कॉर्नर वाला। हाँ, मतलब हर जगह उसको अपना घर ही दिखता है। पहाड़ में जाइए आप, इतना खूबसूरत सब कुछ दिख रहा है। पता नहीं आने वाले वक्त में जो जनरेशन 2-4 जनरेशन आएंगे वो दिखेगा भी नहीं दिखेगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हम।
सब तो बहाव तोड़ दिया है हमने। करेक्ट, बहुत सैड है ये सब। बहुत बहुत अफसोस होता है ये सारा कुछ देख करके कि हम जितनी तेज़ी से, और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ इसका कोई रिवर्स नहीं कर सकता। हम बहुत आगे निकल गए। करेक्ट। जैसे नहीं प्यार में इतना आगे निकल गए, पीछे नहीं आ अब सकते, वापस नहीं आ सकते। तो हमने वही उस हद तक अपने आप को वहाँ तक ले गए हैं कि जहाँ पे अब गुंजाइश नहीं है कि हम वापस लौट सकें। वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, बट आगे नुकसान ना हो ये कोशिश कर सकते हैं। क्या कर लोगे, हम बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमें लगता है इस धरती पे, ज़मीन पे रहने का पहला अधिकार हमारा है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि एक टाइगर मैन ईटर हो जाता है तो आप फ़ौरन उसको गोली मार दो। इंसान का क्या, जो टाइगर को मार रहा है, एलिफेंट को मार रहा है, तो कितने लोगों में गोली मारूं? उसको तो जेल हो जाती है, मगर उसको जमानत मिल जाती है। जमानत मिल जाती है, सब सेटिंग है। संसार चंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तस्कर कितनी बार जेल गया, उसका काम ही था, उसको पूरा नेटवर्क चाइना से लेके हर जगह था, दिल्ली का ही था, और जाता था आ जाता था। संसार चंद, हाँ, जाता था आ जाता। इनका क्या किस्सा है? यही टाइगर मरवाना, हाथी मरवाना, उनके सारी चीज़ों को तस्करी करना, चाइना तक उनको पहुंचा देते थे साहब। जेल होती थी, बाहर आ जाते थे। अच्छा वो मर गया, ऐसे आदमी की क्या ज़रूरत समाज में? अच्छा, ये देखिए कि जैसे कोई क्राइम होता है तो उसको लेके समाज में भी आदमी की इमेज गिरती है, लोग उससे नफरत करते हैं, बुरा मानते हैं। लेकिन ये ऐसा क्राइम है कि इसमें सोसाइटी में कोई अवेयरनेस नहीं होने लगता। अच्छा, ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर कोई इंसान पोचिंग में गिरफ्तार हो या उस पर कोई भी सज़ा हो तो उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं हो सकी, उसने एक जानवर को मारा। पहले लोग इसको ना बहुत प्राउडली कहते थे। हाँ, प्राउडली करते थे कि मैंने 4 हाथी मार दिए, 2 शेर लुटा दिए, टाइगर मार दिया, हिरन मार दिए, मरे हुए जानवर पर एक पैर टिका के फोटो खिंचाना और हिरन के खाल में भूसा भरवा कर रखना, कालीन बना लेना उसका। हाँ, मतलब जंगली भालू क्या बेवकूफ़ी है भाई। बेवकूफ़ी है। मेरे घर में बहुत ढेर सारे हैं। तो फिर जब ये लॉ आया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिसके पास परमिट बनाई गई उनसे ठीक ठाक पैसे भी लिए गए, मतलब उस ज़माने के हिसाब से। और वो रसीद अगर जिसके पास है वही अपने घर में लगा सकता है, रसीद नहीं है तो आप सज़ा के हकदार हैं, आपको अच्छी खासी सज़ा होती है। और जंगल को लेकर के हमारे हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँगा सबसे जो अच्छे पार्क हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। डिसिप्लिन वहाँ पे बहुत अच्छा है। और रणथंभौर में मैं कहूँगा राजस्थान में कोई कदर नहीं है उनको, मतलब कोई नियम कानून नहीं चलता। कॉर्बेट भी डिसिप्लिन है बट रणथंभौर में नहीं। सबसे डिसिप्लिन जंगल जो मुझे लगता है बांधवगढ़ है। कमाल के वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। बल्कि एक किस्सा मैं फिर कभी हाथी का ही सुनाऊंगा। उस हाथी का नाम है रामा। छत्तीसगढ़ में उसने काफ़ी लोगों को, मतलब 10-12 लोगों को निपटा दिया था। तो उसको पकड़ के बांधवगढ़ लाया गया। बाकी ट्रेनिंग वगैरह कैसी हुई वो मैं बताऊँगा कि इंसान कितना शातिर होता है और कैसे एक हाथी को, पागल हाथी आप कह सकते हैं, जैसे आपने कहा ना हाथी पागलों लोगों को मार देता है, उसको कैसे डोमेस्टिक यानी कि घरेलू हाथी बनाया गया। वो प्रोसेस मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे वो बना था। और हर बार हम एक नए किस्से को बनाएंगे, सुनाएंगे आपको। आज हाथी है, कल अगली बार का डिसाइड करते हैं क्या करना है। अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि बांधवगढ़ की बात की जाए, क्योंकि 2 कॉर्बेट हो गई, ये किस्सा भी कॉर्बेट का हो गया। घूम फिर के फिर हम आएंगे, कॉर्बेट पे भी आएंगे जी। और बांधवगढ़ अगली बार हमारे एपिसोड का पार्ट होगा और वहाँ पे हम बात करेंगे जंगल की और उसकी खूबसूरती की, उसके जानवरों की और कुछ मेरे अच्छे एक्सपीरियंस जो वहाँ के रहे उस पर। जी, तो हाथी इस तरह से हमेशा बड़े विलासिता का प्रतीक रहा है। लोग अपने घरों के बाहर जो बड़े अमीर लोग थे वो बांधते थे क्योंकि ये उनके कद को दिखाता है। और जिनके पास हाथी नहीं होते थे ना, घर के बाहर हाथी बना देते थे। हाँ, हाथी बना मोर और हाथी क्या बना बात है। थे। तो हाथी इतना शान आपकी बढ़ाता है कि जिनके पास पैसा है वो खरीद के ले आते हैं। मैंने ये सुना था कि जो ग्वालियर का जो शाही परिवार, वहाँ के जो महाराजा थे 20वीं शताब्दी में, तो उनका जो मौजूदा जो उनका राजमहल है जयविलास महल जी, तो वहाँ पर उनको जो महाराजा थे उन्होंने कहा था कि मुझे एक फानूस लगवाना है जो बकिंगम पैलेस से बड़ा होना चाहिए, जो वहाँ लगा हुआ है उससे बड़ा मुझे लगाना है। तो जो इटली की कोई कंपनी थी जिसको उन्होंने उसको ऑर्डर दिया, पर फिर लोगों ने बताया कि भाई इसको आप लगाएंगे तो आपकी छत उतनी मजबूत नहीं, आप गिर जाएगी, तो उसकी टेस्टिंग करनी थी। तो उन्होंने क्रेन से जो हाथी थे वो अपनी छत के ऊपर पहुंचाए और जब वहाँ पे हाथी पहुंच गया उसकी टेस्टिंग कर ली कि हाँ इतना वेट ले लेगा, तब फिर उन्होंने वो फानूस लगवाया।
ये किस्सा है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, हवा करे, वो शम्मा क्या वो बुझेगी राजा जी। क्या गिरे जिसकी हिफाजत गजराज करे टाइप से। तो ये है। तो इसी किस्से के साथ चलते हैं पिछले एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में और देखते हैं कि जो हमारे साथी हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट्स किए हैं और वो किस तरह से खानचा के इन किस्सों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, शेर खान के किस्सों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैंने सारे पढ़े हैं बाय द वे। हाँ, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे कमेंट्स आपके पढ़े गए हैं और सब पर जवाब भी आएगा। मैं आपको दूंगा जवाब, और वो थोड़ा comment पर्सनली दीजिए। खानचा ही उस पर जवाब आपको देंगे। बिल्कुल। कुछ को मैं यहाँ वक्त की कमी के चलते पढ़ देता हूँ कि जिनके नाम भी ले लेते हैं। आनंद साहब ने लिखा है कि खानचा ने जितने बेहतरीन ढंग से शेर के किस्से बताए हैं, मज़ा ही आ गया। मुकेश यादव जी कह रहे हैं एक हैं प्रहलाद चा, दूसरे हैं खानचा और दोनों लाजवाब। शिवानी कह रही हैं कि मज़ा तो आया और एपिसोड बड़ा भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि और लंबे कीजिए एपिसोड, वो और सुनना चाहते हैं। इसके अलावा न्यू जर्सी अमेरिका से सुनील लिखते हैं अति श्रेष्ठ खान चाचा का शेर ज्ञान इतना विस्तृत और रोचक, किताबों और डिस्कवरी चैनल से प्राप्त जानकारियों से कहीं ज़्यादा प्रेरणा भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। वो कहाँ से आप साहब ने लिखा है? न्यू जर्सी अमेरिका। जर्सी याद हम लोग टी शर्ट को बोलते थे। बहुत बुरी जोक है। नहीं, इतना दूर तक मतलब हमारा शो देख रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छी शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। पीयूष पांडे कह रहे हैं खानचा को नए शो के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि तीन ताल की तरह ये शो भी बहुत प्यार बटोरेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा बजरंग जी कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है बजरंग उपाध्याय और ब्रैकेट में खुद का नाम लिखा है अंकल। हाँ, ये बजरंग उपाध्याय ब्रैकेट में अंकल। आप जानते हैं? बजरंग लाल उपाध्याय साहब हैं जो मैं नीरज उपाध्याय की बात करता हूँ, उनके पापा का नाम है, मैं पता कर लूँगा उन्होंने। तो ये फिर वही है क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में अंकल लिखा है। हाँ। पहला एपिसोड देखा, एपिसोड के सफल और लोकप्रिय होने की कामना करता हूँ। तो एक है, बहुत शुक्रिया। शिवम दुबे कह रहे हैं कि अरे यार खानचा डरा दिए कतई, कल रात डरने की में। जरूरत नहीं गुरु, हम तो मतलब सच्चाई बता रहे हैं। जंगल जाओ, डर तुमको शहर में रोड क्रॉस करते समय कोई बैटरी रिक्शा वाला उड़ा दिया, गंदी सी मौत, बैटरी रिक्शा से चल के आदमी की मौत, हाथी से मारो, शेर से मारो, कोई खतरा जंगल में नहीं है। डरने की किसी की जरूरत नहीं है। आप वहाँ के नियम मत तोड़िए, आपको कोई खतरा नहीं है, ट्रस्ट मी। लिखा हुआ है डरा दिया कतई, कल रात में एप्पल पॉडकास्ट ऑन करके हेडफोन लगा के सुना था, जो हागे हैं ना हम सोच गए। नहीं यार, सॉरी, मैंने पिछली बार कुछ ज़्यादा ही पैंट गीला कर दिया था, लेकिन इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। अंकुर कह रहे हैं खानचा जमशेद भाई जय हो। खानचा हमारे इलाके में मैंने बुजुर्गों से भगर्रा नामक जानवर के बारे में किस्से सुने हैं जो बच्चों को उठा ले जाता था। लोग भी लगभग रोज़ ही अटैक उसके करने की खबरें बताते थे। उसके बारे में कुछ ऐसा था कि जब वो घात लगा के बैठता था तो छोटा होता था, लेकिन जब हमला करता था तो बड़ा हो जाता था। वो कौन सा जानवर था? क्या वो टाइगर ही था? नहीं। एटा से अंकुर। भगर्रा, लकड़बग्घा ये गाँव में चलता है, और लकड़बग्घा जो है पीछे से छोटा होता है और आगे से मतलब ऐसे झुका हुआ होता है। उसकी पिछली टांग छोटी होती है और अगली टांग बड़ी। तो शायद आप उसी की बात कर रहे होंगे। लकड़बग्घा हम लोग कहते थे बच्चों को उठा के ले जाता है, करेक्ट। डराने के लिए भी कई बार ऐसा लोग कहते थे। तो हो सकता है लकड़बग्घा बच्चों को उठा लेता है, ऐसे ही छोटे बच्चों को या बूढ़े औरत को, बट ज़रूरी नहीं कि ये बातें सच हो। कई बार डराने के लिए लोग फैला देते, लकड़बग्घा आया, निकलना मत, घर से उठा ले जाएगा। तो हम जैसे बदमाश बच्चे जो थे घर में दुबक के रह जाते थे। विकास कह रहे हैं बहुत खूब सिद्दीकी साहब और खानचा छा गए गुरु, बहुत ही मज़ा आया आपके किस्से सुनकर। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये कुछ किस्से हैं, ये कुछ कमेंट्स हैं जो लोगों ने लिखे हैं। एक थोड़ा लंबा है मैसेज, ये पढ़ लेते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से लिखा है। सकता है सार्थक साहब हैं, इन्होंने लिखा है हेलो आज तक रेडियो टीम, लव्ड द एपिसोड एंड वेरी एक्साइटेड टू ट्यून इन फॉर फर्दर एपिसोड्स, काइंडली रिलीज दिस एपिसोड्स ऑन स्पॉटिफाई ऑल्सो। तो सार्थक भाई एपिसोड्स आ गए हैं स्पॉटिफाई पे, फ्राइडे नाइट ही अपलोड हुए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको एक्टिवेट होने में, बट अब वो हो गए हैं तो आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। बेताल भाई यहाँ भी आ गए हैं हमारे तीन ताल में। अगर खानचा शेर खान है तो जिस तरह से वो
जमशेद भाई पे हमलावर थे। अरे नहीं यार जमशेद भाई ये का हमलावर। थोड़ा पब्लिक पकड़ रही है आपको। बाकी एपिसोड अच्छा था, पर समझ नहीं आ पा रहा था कि आगे अलग क्या रहेगा। तो आगे बहुत कुछ अलग होगा। बहुत रोमांच, मैं वही कह रहा हूँ, इतना माल है कि अभी एक साथ सुनाऊंगा तो सुबह से रात कर दूंगा और रात से सुबह हो जाएगी, आपको पता है। फिर लोग कहेंगे जमशेद भाई का सुबह दम से निकाल लेके दिया। रात तक, रात से लेके सुबह तक मेरे किस्से सुनो। हाँ, बाकी कुछ जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है जिस पर लोग आप मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उस पर कुछ मैसेजेस आए वो भी पढ़ लेते हैं। पीयूष पांडे ने लिखा है, खानचा को नए शो शेर खान के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि 3 ताल की तरह ये शो भी बहुत प्यार बटोरेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, और प्यार देते रहिए। इसको भी 3 ताल को भी दिया है, शेर खान को भी दीजिए, रेडियो के और शो हैं सबको दीजिए। मैं सूर्यकांत हूँ, राउरकेला ओडिशा से। आप लोग कभी ओडिशा के शिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बात कीजिए। सिमलीपाल एक वहाँ पे है, ज़रूर करेंगे सर। ब्रिलियंट पॉडकास्ट, कुडोज टू आसिफ सर, खानचा, जमशेद भाई एज यूजुअल, यू वर सबलाइम ड्यूरिंग होल पॉडकास्ट। विवेक प्रताप सिंह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। तो ये है आज के हमारे एपिसोड्स के कमेंट्स। तो आज का जो एपिसोड है उसके बारे में भी जो आपको कमेंट करना हो ज़रूर कीजिए। हमारे जो अगले एपिसोड है उसके बारे में आपको बहुत जल्द जानकारी मिलेगी। ट्विटर पर हम बताएंगे आपको कि हम किस बारे में नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि जितने भी लोगों ने कमेंट किया यूट्यूब पे, मैं कल पूरी कोशिश कल सबको जवाब दूंगा। वो मुझे अच्छा लगेगा कि इंटरेक्ट करना। थोड़ा काम में बिज़ी, और भी काम यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो जो चिट्ठी लिखना चाहते हैं लिख दें, व्हाट्सअप करना चाहें, मेल करना चाहें, जमशेद भाई सारे एड्रेस अभी बता देंगे। यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिए, वो इजी होता है हमारे लिए जवाब देना वहीं पे। और जवाब जब वहाँ पे देते हैं तो बाकी लोग भी देखते हैं कि हाँ साहब, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। जो भी सवाल हो जंगल से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। तो इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड को देखने के लिए। आगे हम और बेहतरीन जानकारियां जंगल से जुड़ी हुई लाएंगे। पता आपको मालूम है, radio@aajtak.com, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9953323303। यूट्यूब पर आप कमेंट्स कीजिए, हम वो कमेंट्स भी शामिल करेंगे। और इसी तरह और शेयर भी करें लोगों को, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करें, और बेल वाला जो आइकन होता है वो भी दबाएं। और हेलो गाइस बोल के हम लोग भी कुछ यूट्यूब वाले शेयर करने से फ़ायदा क्या है ना, लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चॉइस है। तो और दूसरा है कि अगर आप जितना ज़्यादा कमेंट और शेयर करेंगे वो सर्च में आएगा, तो शेर खां को यूट्यूब ऊपर ले जाएगा, लोगों तक और बात पहुंचेगी। और कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ता है, फिर वो कंटेंट और लोगों तक जाता है, और लोगों तक जाता है, और लोग भी अच्छा कंटेंट देखते हैं। तो एक कम्युनिटी बनती है वाइल्ड लाइफ के। और हो सकता है मैं कई बार कुछ फैक्ट्स को लेकर के इधर उधर थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं ब्लंडर कुछ होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में बड़े पर्टिकुलर भूल चूक लेनी देनी, माफ़ कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए, जो हम लोग ने शुरू किया, देखते रहिए खानचा के किस्सों का ये खास कार्यक्रम, खास प्रस्तुति जिसका नाम है शेर खान जंगल जिंदाबाद।